Assalamu alaikum and welcome to all. Today our second chapter is pre-operative assessment and pre-medication. हमारा पहला MCQs है इन अ नॉर्मल अडल्ट ब्रेथ होल्डिंग टाइम बिलो डैश इंडिकेट्स लेक ऑफ कार्डियो रिस्पिरेटरी रिजर्व। एक अडल्ट है नॉर्मल, उसके अंदर कितनी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी होती है, हम कब इंडिकेट करेंगे कि इसके अंदर कार्डियो रिस्पिरेटरी रिजर्व की कमी है। 8 सेकेंड्स तक अगर ब्रेथ होल्ड कर रहा है, 10 सेकेंड्स तक या 15 सेकेंड्स तक या 25 सेकेंड्स तक। जब 15 सेकेंड्स तक एक नॉर्मल जो अडल्ट है वो ब्रेथ होल्ड कर रहा है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं कर रहा, तो हम इसको कहेंगे कार्डियो रिस्पिरेटरी रिजर्व, लेक ऑफ कार्डियो रिस्पिरेटरी रिजर्व इन दिस पेशेंट इन दिस ह्यूमन। अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम टाइम क्या है, मिनिमम टाइम क्या है एक नॉर्मल अडल्ट के लिए। नॉर्मल अडल्ट के लिए जो है 25 सेकेंड्स जो हैं ये मिनिमम टाइम होता है, कि इससे हम देख सकते हैं कि रिस्पिरेटरी कार्डियो रिस्पिरेटरी रिजर्व जो है वो ठीक है, रिजर्व कर रहा है प्रॉपर। अगर 15 से 25 सेकेंड्स तक रिज़र्व कर रहा है, अपना ब्रेथ होल्ड कर रहा है, तो ये बॉर्डर लाइन है। और अगर 15 से 15 से कम यानी कि ब्रेथ 15 सेकेंड से कम ब्रेथ होल्ड कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा, तो इसको कहेंगे हम लेक ऑफ कार्डियो रिस्पिरेटरी रिजर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन अ मैथ्स टेस्ट द डिस्टेंस बिटवीन लाइटेड पेपर एंड माउथ शुड बी। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर होना चाहिए माउथ से। जो मैथ्स टेस्ट करते हैं हम लाइटेड पेपर से, माउथ का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। ये प्री ऑपरेटिवली हम करते हैं एनेस्थीसिया के अंदर। तो जैसा कि चैप्टर का नाम भी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड प्री मेडिकेशन है, तो इससे समझ आना चाहिए कि ये जो टेस्ट है ये हम प्री ऑपरेटिव करते हैं। किसके लिए, हम उसका जो पल्मोनरी फंक्शन है उसको चेक करने के लिए। 10 सेंटीमीटर कितना, यानी माउथ से लाइटेड पेपर दूर रख के हम उसको कहेंगे कि का जो पल्मोनरी फंक्शन है नॉर्मल है कि नहीं है। तो 15 सेकंड इसका आंसर है कि 15 सेंटीमीटर इसका आंसर है। 15 सेंटीमीटर दूर रखेंगे लाइटेड पेपर को पेशेंट के माउथ से, ठीक है। फिर उसको कहेंगे कि एक सिंगल फोर्सफुल ब्रेथ के साथ आपने इसको बुझाना है। अगर वो लाइटेड पेपर को बुझाने में कामयाब हो जाता है तो हम कहेंगे इसका वेंटिलेटरी फंक्शन जो है ये ठीक है। अगर वो नहीं बुझा पाता तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट रिस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है ब्रेथ साउंड ऑडिबल फॉर मोर देन डैश सेकेंड्स ऑन अस्कल्टेशन ओवर द ट्रेकिया ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन डिनोट्स सिग्निफिकेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कब हम कहेंगे कि इस पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है जो वो सिग्निफिकेंट है, कितनी यानी कि हम साउंड्स सुनेंगे। ब्रेथ साउंड ऑडिबल फॉर मोर देन डैश सेकंड्स ऑन अस्कल्टेशन ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर अस्कल्टेशन से कितने सेकंड्स कितनी यानी कि हम साउंड्स यानी कि सुनेंगे, तो हम कहेंगे कितने सेकंड साउंड सुनेंगे, तो हम कहेंगे कि इसका जो एयरवे है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो सिग्निफिकेंट है। 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 6 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, तो 6 सेकंड्स इसका करेक्ट आंसर है। जब 6 सेकंड से ज़्यादा वॉइसेस आ रही हों, ऑडिबल हों, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्राइमरली ट्रांसपोर्टेड इन द आर्टीरियल ब्लड एज डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड एंड कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट। तो सिंपल हम इसको देखते हैं कि 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट से ट्रांसपोर्ट होती है। जो 5% होती है कार्बामाइनो कंपाउंड्स के ज़रिए डिजॉल्व होती है। तो 90% कार्बन डाइऑक्साइड किससे ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट से। तो बाइकार्बोनेट इज़ द करेक्ट आंसर। नॉर्मल थायरोमेंटल डिस्टेंस इज़ 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज 6.5 सेंटीमीटर। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये प्री ऑपरेटिवली हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मालूम पट्टी स्कोर इज़ यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ एल्टेनो occipital and angular curvature of neck, flexion and extension of neck during intubation, TO rotation, and last option है to assess difficulty in intubation in oral cavity। तो सिंपल इसका आंसर है to assess difficulty in intubation in oral cavity। Patient with mild next question है the patient having class 3 physical status is a fit patient है। ASA की बात की जा रही है यहाँ पे। फिट पेशेंट
ए से 3 में कौन सा स्टेटस कौन सी कंडीशन होगी? पेशेंट विद फिट कंडीशन, पेशेंट विद माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज़, पेशेंट विद सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ दैट इज़ नॉट कैपेसिटेटिंग एंड पेशेंट विद इनकैपेसिटेटिंग सिस्टेमिक डिजीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पेशेंट विद सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ दैट इज़ नॉट incapacitating. And in a patient with mild hypertension which is not affecting his functional activity will be classified as। अच्छा, एक पेशेंट है उसको माइल्ड हाइपरटेंशन है और जो इफ़ेक्ट नहीं कर रही फंक्शनल, तो इसको हम कौन सा चूज़ करेंगे? ए से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो सिंपल सा है, ए से 2 होगा। अगर तो पेशेंट को बिल्कुल ही नॉर्मल हेल्दी पेशेंट है, उसको कोई इशू नहीं है, जैसे 1 आएगा, ए से 2 में माइल्ड उसको डिजीज़ हो सकती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी। जो थर्ड है, ए से 3 है, उसमें क्या होगा? पेशेंट को सीवियर डिजीज़ होगी और बट नॉट इनकैपेसिटेटिंग। इट्स मीन कि इसकी फंक्शन जो एक्टिविटी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और जो ए से 4 है उसमें फंक्शनल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई होगी और जो कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ होगा। और जो ए से 5 है उसमें मोरिबंड पेशेंट होगा और 6 में ब्रेन डेड पेशेंट होगा। तो यहाँ पे हम हमारा MCQs था, क्वेश्चन था, इन पेशेंट विद माइल्ड हाइपरटेंशन विच इज़ नॉट इफेक्टिंग हिज फंक्शनल एक्टिविटी। तो फंक्शनल एक्टिविटी इफेक्ट नहीं कर रही और माइल्ड हाइपरटेंशन, तो हम इसको कहेंगे ऐसे 2 में है पेशेंट। अ पेशेंट ऑन माला डी इज़ पोस्टेड फॉर हिस्टेरेक्टमी एंड ऑप्शन इज़ माला डी शुड बी स्टॉप्ड फॉर वीक्स अगो बिफोर डोसेज रिडक्शन ऑफ माला डी। सबसे पहले हम देख लेते हैं माला डी जो है ये है क्या। मालाडी ऐसी टैब्स होती हैं, पिल्स होती हैं जिनमें एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। अगर इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया जाए तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो ये पिल्स होती हैं, इसमें एस्ट्रोजन होता है और प्रोस्ट्रोजन होता है। अगर कोई पेशेंट इन पिल्स को यूज़ कर रहा है, मालाडी को यूज़ कर रहा है, तो हम ये प्री ऑपरेटिवली इसमें क्या हम देख सकते हैं। तो हिस्टेरेक्टमी का पेशेंट है और मालाडी यूज़ कर रहा है, तो अब हम उसको कितना टाइम पहले उसको कहेंगे कि इसको स्टॉप कर दें। मालाडी शुड बी स्टॉप 4 वीक्स अगो बिफोर। और यही इसका वैसे करेक्ट आंसर है कि मालाडी को पिल्स को हम 4 वीक पहले हिस्टेरेक्टमी से जो ऑपरेट है उसका, उससे 4 वीक्स पहले हम उसको कहेंगे इसको स्टॉप कर दें। क्यों? जो एस्ट्रोजन होता है ये पोस्ट ऑपरेटिवली डीप वेन थ्रोम्बोसिस का बायस बन सकता है। तो इसलिए 4 वीक्स अगो अगर हम इसको स्टॉप कर देंगे तो फिर ये पोस्ट ऑपरेटिवली वेन थ्रोम्बोसिस का जो चांस है ये कम हो जाएगा। और उसके अलावा जो पिल्स हैं, जस्ट जो प्रोजेस्टेरॉन जिनके अंदर होता है, एक एस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। और ऐसी पिल्स जिनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है इनको हम स्टॉप नहीं करेंगे। प्रीवियस जो स्टडीज़ थी उसमें स्टॉप कर देते थे, लेकिन अब जो न्यू स्टडीज़ हैं उसमें है कि प्रोजेस्टेरॉन को हम स्टॉप नहीं करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन को कंटिन्यू रखेंगे। इन पिल्स को, एस्ट्रोजन जो कंटेनिंग पिल्स होंगे उनको हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द BMI ऑफ अ मेल हुज वेट इज़ 80 kg एंड वेट हाइट इज़ 172 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं BMI होता क्या है। बॉडी मास इंडेक्स, ओबेसिटी लेवल, इसे हम चेक कर सकते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एक, जिससे हम करते हैं वेट इन kg एंड वेट इन kg ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। सबसे पहले 172 सेंटीमीटर इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर 80 ओवर 172 का जो सेंटीमीटर बनते हैं इसको हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उसको मीटर्स में कन्वर्ट करके, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको स्क्वायर करके इसका आंसर निकालेंगे। तो फार्मूला है इसका वेट इन kg ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट बनता है वो है 30। तो 30 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी कंटिन्यूड बिफोर सर्जरी एक्सेप्ट एंटी पाइलेप्टिक्स, एंटी थायराइड, एंटी कोएगुलेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स। तो एंटी कोएगुलेंट्स जो हैं इसको हम 1 वीक पहले स्टॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले अब मेडिसिन्स के नाम याद रखते जाना है कि कौन कौन सी मेडिकेशन कौन कौन से टाइम हमने स्टॉप करनी है, कौन सी ऑपरेशन डे स्टॉप करनी है, कौन सी 1 वीक पहले स्टॉप करनी है। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन देख लिया कि उसको हमने जो है कि 4 वीक्स अगो हमने इसको स्टॉप कर देना है ऑपरेट से। जो एंटी कोएगुलेंट्स हैं इनको हम 1 वीक अगो स्टॉप करेंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा कितने टाइम पहले हमने स्टॉप करना है, एमसीक्यूज़ हैं। तो एंटीकोएगुलेंट्स को हमने स्टॉप कर देना होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि जो पेशेंट है ड्यूरिंग ऑपरेट उनमें ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होते हैं, तो हम एक वीक पहले एंटीकोएगुलेंट्स को स्टॉप कर देंगे और हेपारिन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। पेशेंट से एक दिन पहले हम उसको हेपारिन यूज़ कर लेंगे। एंटीकोएगुलेंट्स हर टाइप का जो होगा वो बंद कर देंगे। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स शुड बी स्टॉप 1 वीक अगो, 2 वीक्स बिफोर सर्जरी, 1 week before surgery, 2 weeks before surgery, 1 to 2 days before surgery, 5 to 7 days before surgery. करेक्ट आंसर इज़ 1 week बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्मोकिंग शुड प्रेफरेबली बी स्टॉप। इसका आंसर है एग्जैक्ट जो है वो 6 weeks बिफोर सर्जरी। 6 weeks में क्या होता है कि जो सीलिया एक्टिविटी है प्रॉपर फंक्शन हो जाती है, रिकवरी हो जाती है सीलिया की, क्योंकि सीलिया डैमेज हुआ होता है स्मोकिंग से। तो 6 weeks के अंदर रिकवर हो जाता है सीलिया और अपना प्रॉपर फंक्शन करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग सिसेशन विद इन 12 to 48 hours? Shift of oxyhemoglobin curve to right, increase ciliary function, decrease mucus production, decrease incidence of post-operative pneumonia. तो इसका करेक्ट आंसर है शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व टू राइट। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है। अगर हम 12 से 48 घंटे के दौरान भी स्मोकिंग ख़त्म कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। MAO inhibitors should be stopped 1 week before, 2 week before, 3 weeks before, need not to be stopped। इसका आंसर है जो 3 weeks बिफोर, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। MAO inhibitors जो है ये सीवियर रिएक्शंस लाइक कन्वल्जन्स, हाइपोपायरेक्सिया वगैरह यानी कि काज कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इनको पहले ही स्टॉप कर देना। तो अब सीक्वेंस वाइज आपने देखना है कि कौन कौन से एंटीकोएगुलेंट्स कब स्टॉप कर रहे हैं हम, उसके अलावा एस्ट्रोजन वाली मेडिसिन कब कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन वाली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर हम एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ स्टॉप कर रहे हैं तो कौन सी उसके लिए उसकी जगह पे कौन सी यूज़ करेंगे, लाइक एज हेपरिन 1 डे बिफोर सर्जरी। तो इस तरह आपने ये देखना है। ये सारी की सारी प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एस्पिरिन शुड बी स्टॉप्ड डैश पे टू सर्जरी। जैसे कि पहले भी हमने बताया कि एंटीकोएगुलेंट्स जो हैं ये हमने कितने दिन पहले छोड़ देने हैं, 1 वीक पहले। 7 days इज करेक्ट आंसर। लो डोज ऑफ एस्पिरिन नीड्स टू बी स्टॉप्ड, नीड नॉट टू बी स्टॉप्ड। और 48 hours बिफोर सर्जरी, 3 days बिफोर सर्जरी, 7 days बिफोर सर्जरी। अगर लो डोज हमने यूज़ करनी है इसके लिए कंपल्सरी है तो हम 48 hours बिफोर सर्जरी तक यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद हमने स्टॉप कर देनी है। पेशेंट शुड बी केप्ट नील ऑरली फॉर। अब इसमें पेशेंट को यानी कि NPO कितना होना चाहिए, सिंपल से इसका क्वेश्चन है। तो 8 hours ओरली होना चाहिए। इसमें 8 hours फॉर सॉलिड फूड एंड 3 hours फॉर क्लियर लिक्विड लाइक एज वाटर। तो ये इसका NPO पेशेंट का NPO का मेथड है। इन एनेस्थेटिक प्रैक्टिस प्री ऑपरेटिव डिजिटलाइजेशन में बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंट्राऑपरेटिव कार्डिक फेलियर, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज, पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक फेलियर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक फेलियर। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है प्री ऑपरेटिव डिजिटलाइजेशन। अब प्री ऑपरेटिव डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है, इसको हमने अच्छे से देखना है। सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि ऐसा पेशेंट जो कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स यूज़ कर रहा है, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड थेरेपी पे, तो उसको हम कहेंगे डिजिटलाइजेशन थेरेपी। तो इन पेशेंट इसमें क्या आ जाती है, डाइजॉक्सिन आ जाती है। इसमें हम नेक्स्ट आके भी देखेंगे। तो डाइजॉक्सिन जो है ये डिजिटलाइजेशन थेरेपी में आता है। तो इसमें चांसेस होते हैं कि अगर प्री ऑपरेटिव डिजिटलाइजेशन पे पेशेंट है तो पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। सो हमें अच्छे से इसको कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन अ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं इनके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। शुड बी विड्रॉन prior to surgery since it decreases the tone of LES, need to be decreased as a augment hypertension and muscle relaxation. Normal dose should be given as they prevent MI and angina is correct answer. Normal dose should be given as they prevent MI, myocardial infarction and angina. लाइक एज अब दोपहर टाइम भी सर्जरी है तो हम सुबह की जो मॉर्निंग डोज जो है उसको हम विद अ सिप ऑफ वाटर
उसको देंगे, ठीक है। अगर ना दें तो एंजाइना और एम वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए वैसोडाइलेटर जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है हमने देने लाजमी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्जेंट रिवर्सल ऑफ वारफारिन थेरेपी कैन बी डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। वारफारिन क्या है? ये भी एंटीकोएगुलेंट है, इसको भी हम ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक सर्जरी है, यानी कि उसी दिन सर्जरी है, तो पेशेंट जो है वो वारफारिन थेरेपी ले रहा है, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है, तो इसको हम कौन सी ड्रग से रिवर्स कर सकते हैं? क्रायोप्रेसिपिटेट, प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और पेक रेड ब्लड सेल्स। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जो हमने ओरल एंटीकोएगुलेंट्स की बात की थी, हमने बताया था, पहले भी डिस्कस किया था कि 7 days बिफोर सर्जरी वी विल स्टॉप ऑल टाइप्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। तो अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आगे है और वो रिवर्सल हमने करना है उसकी थेरेपी को, वारफारिन थेरेपी को, तो हम कौन सी देंगे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP उस पेशेंट को देंगे। इससे क्या होगा, जो वारफारिन थेरेपी है ये रिवर्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज़ यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू डिक्रीज सिक्रीशंस, प्रोड्यूस एमनेजिया, अलाई एंजाइटी, रिड्यूस द डोज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट्स। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो है हम यूज़ करते हैं रिड्यूस द डोज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करने के लिए प्रोड्यूस एमनेजिया, एंजाइटी वगैरह, तो ये सब कुछ अलग चीज़ है, लेकिन जो रिड्यूस द डोज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट ये हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो किस लिए यूज़ करते हैं प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स? उसमें हमने एमनेजिया भी अचीव करना होता है, अगर सिक्रीशंस को कम कर सकें वो भी हमारे लिए बेहतर है ड्यूरिंग सर्जरी, और एंजाइटी को ख़त्म कर सकें ये भी हमारे लिए ठीक है। यहाँ पे वर्ड है एक्सेप्ट का, तो हम इंड्यूसिंग एजेंट्स जो इंडक्शन एजेंट्स हैं उनकी डोज़ को कम करने के लिए ऐसी कोई ड्रग यूज़ नहीं करते। अब ये तो नहीं ना कि हम प्री ऑपरेटिवली उसको प्रोपोफॉल दे दें, इस तरह का कोई चीज़, तो इस तरह का बिल्कुल नहीं करते। तो फॉलोइंग इज़ अ पोटेंट एंटी इमेटिक यूज इन प्री ऑपरेटिव पीरियड। एंटी इमेटिक्स यानी कि नोजिया वोमिटिंग जो बचाने ख़त्म करने प्रिवेंट करती हैं ड्रग्स। एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, हायोसिन, हेलोपेरिडोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हायोसिन। हायोसिन क्या है? स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन क्या है? ये नोजिया वोमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं, हम कॉमन ये यूज़ भी करते हैं ऑटीज़ के अंदर। स्कोपोलामाइन इज़ अ वेरी पोटेंट एंटीएमेटिक बट एसोसिएटेड विद लार्ज नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। जो इसकी जो अवेलेबिलिटी है पैचेस में भी होती है। तो सॉरी कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो ऑनसेट है, ऑनडेंसिट्रॉन, ठीक है। तो ये भी यूज़ होता है स्कोपोलामाइन, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर भी है फॉलोइंग इज़ अ पोटेंट एंटीमेटिक। जो पोटेंट है एंटीमेटिक, जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो हायोसिन ही है। इस हायोसिन मतलब स्कोपोलामाइन। तो वैसे जो हम कॉमन यूज़ करते हैं ऑटीज़ के अंदर वो हम मोस्टली ऑनडेंसिट्रॉन देखते हैं। बाकी सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ऑनसेट भी नहीं दे सकते, ऑनडेंसिट्रॉन भी नहीं दे सकते, फिर दूसरी हमने ड्रग्स चूज़ करनी होती हैं उसके एंटीमेटिक्स उसी तरह की। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंट की बात हो रही है, तो फिलहाल पोटेंट हम यहाँ पे हायोसिन ही है, लाइक इट्स मीन स्कोपोलामाइन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू था एंटीमेटिक प्रोफिलैक्सिस शुड बी गिवन टू ऑल एक्सेप्ट टू ऑल पेशेंट्स, रूटीनली प्रेग्नेंट पेशेंट्स, पेशेंट बीइंग ऑपरेटेड फॉर मिडल ईयर सर्जरी, पेशेंट्स विद फ्रीक्वेंट हिस्ट्री ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग इन प्री ऑपरेटिव पीरियड। तो सिंपल यहाँ पे है कि एनाफिलैक्सिस जो है एंटीमेटिक प्रोफिलैक्सिस है, ये हम किन पेशेंट्स को देते हैं? सिंपल है कि प्रेग्नेंट पेशेंट को भी देते हैं, ऑपरेटेड फॉर मिडिल ईयर सर्जरी, यहाँ पे भी नोजिया वोमिटिंग होने के चांसेस हैं, पेशेंट फ्रीक्वेंट हिस्ट्री नोजिया एंड वोमिटिंग जिनको ऑलरेडी है तो यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन वर्ड है क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर एक्सेप्ट का, तो टू ऑल पेशेंट्स रूटीनली इज़ करेक्ट आंसर, कि हम सब पेशेंट्स को रूटीनली नहीं दे सकते ऑनसेट जो है, यहाँ कोई भी एंटीमेटिक प्रोफिलैक्सिस है, एंटीमेटिक ड्रग्स हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड फॉर प्री मेडिकेशन एक्सेप्ट डायज़ेपाम, पैथिडीन, एट्रोपिन, पेनक्यूरिन। सबसे पहले डायज़ेपाम को देख लेते हैं। तो ये बेंजोडायज़पीन है, हम इसको एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, अच्छी स्लीप के लिए और एमनेजिया प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं प्री मेडिकेशन के तौर पर। उसके अलावा ओपियोइड्स को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छा एनाल्जेसिया प्रोवाइड कर सकें। एट्रोपिन को भी, एंटीकोलिनर्जिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि सेक्रीशंस वगैरह जो हैं ये ख़त्म हों। उसके अलावा जो लास्ट में आता है पेनक्यूरियोनियम, ये एक मसल रिलैक्सेंट है, तो इसको हम
प्री मेडिकेशन में यूज़ नहीं कर सकते ड्यूरिंग हाँ ये मसल रिलैक्सेंट है तो हम ड्यूरिंग ऑपरेशन ही इसको यूज़ करेंगे, इंट्रा ऑपरेटिवली इसको यूज़ करेंगे, प्री ऑपरेटिवली यूज़ नहीं करेंगे। Atropine decreases salivation and causes bronchodilation. These properties enable it to be used as in pre-anesthetic medication hypertension. तो सिंपल है कि एट्रोपिन को हम कौन से मकसद के लिए यूज़ करते हैं? प्री मेडिकेशन में यूज़ करते हैं किसके लिए? सलाइवेशन को डिक्रीज़ करने के लिए और ब्रोंकोडाइलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका आंसर है प्री-एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री-एनेस्थेटिक डायज़ेपाम इज़ ऑफन एडमिनिस्ट्रेड ओरली, IM, IV, SC। ठीक है, तो इसको हम सबक्यूटेनियस IV, IM ओरली नहीं यूज़ करते, हम ओरली इसको यूज़ करते हैं प्री एनेस्थीसिया में, यानी कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन प्री ऑपरेटिवली। तो ये 1 नाइट बिफोर सर्जरी हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन काजेज लॉन्गेस्ट एमनेजिया? डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, फ्लूनिट्राज़ेपाम। तो कौन सा ऐसा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है जो ज़्यादा एमनेजिया प्रोड्यूस कर रहा होता है? तो इसको हम देखते हैं। तो लोराज़ेपाम इज़ करेक्ट आंसर। जो लोराज़ेपाम है इसकी हाफ़ लाइफ है तकरीबन 15 आवर्स, जो कि कम है, डायज़ेपाम से कम है, और इसकी जो स्ट्रॉन्ग है रिसेप्टर बाइंडिंग वो ज़्यादा है डायज़ेपाम से। नेक्स्ट MCQs इज़ द एमनेजिया प्रोड्यूस्ड बाय बेंजोडाइज़ेपिन्स इज़। एंटीरोग्रेड वर्ड जो है यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा गया है, एंटीग्रेड है और रेट्रोग्रेड है। तो एंटीग्रेड है, रेट्रोग्रेड है, बोथ और नन है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीग्रेड। बेंजोडाइज़ेपिन जो प्रोड्यूस करती हैं एमनेजिया वो एंटीग्रेड होता है। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द यूज़ ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स इज ग्लाइकोपाइरोलेट इज प्रेफर्ड ओवर एट्रोपिन, शुड बी गिवन रूटीनली टू ऑल पेशेंट्स और शुड बी रिजर्व फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक ओरल सर्जरी। एंटी सियालागोग इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन इज लेस दैन दैट ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन है, शुड बी गिवन रूटीनली टू ऑल पेशेंट्स। तो एंटीकोलिनर्जिक्स हम यहाँ पे हमने कहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, तो शुड बी गिवन रूटीन टू ऑल पेशेंट्स फॉल्स, क्योंकि हम हर पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक्स भी नहीं देते। तो प्रीवियस इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट? इट इज़ अ सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। It crosses the blood-brain barrier, antagonizes only the muscarinic effects of acetylcholine. It is only be given parenterally. तो इसका करेक्ट आंसर है इट क्रॉसेस द blood-brain barrier। यहाँ पे हमने देखना है कौन सा फीचर नहीं है, यानी कि फॉल्स अबाउट ग्लाइकोपाइरोलेट। तो इट क्रॉसेस द blood-brain barrier इज़ द फॉल्स अबाउट द ग्लाइकोपाइरोलेट। जो ग्लाइकोपाइरोलेट है इसका एट्रोपिन पे जो ज़्यादा एडवांटेज है और स्कोपोलामीन पे वो ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। ये जिसको ये ग्लाइकोपाइरोलेट है ये एट्रोपिन से भी और स्कोपोलामीन से भी, इसका एडवांटेज जो है, चीफ एडवांटेज है वो ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है इन एक्शन ऑफ atropine increases bronchial secretion, bradycardia, mydriasis, none of these. Mydriasis is the correct answer of this question. जो एट्रोपिन वैसे तो ये टैकी लेके जाता है बंदे को, टैकी कार्डिया करवाता है, लाइक एज 50 से नीचे हार्ट रेट है तो हमने एट्रोपिन ही देने होते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ये टैकी में नहीं बल्कि यानी कि ब्रेडी से निकाल देता है, यानी कि टैकी की तरफ लेके जाता है। लेकिन स्मॉल डोजेज अगर यूज़ करें तो ये इनिशियली जो ब्रेडिकार्डिया काज करता है, उसके बाद जो एट्रोपिन है मेड्रियासिस काज करता है और ब्रोंकोडाइलेशन ब्रोंकियल सिक्रीशंस को भी डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन रहा है इसका वो ये है कि जो एट्रोपिन है ये मेड्रियासिस काज करता है, मेड्रियासिस और ब्रोंकियल सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करता है। तो स्मॉल अमाउंट में अगर हम बात करें तो ब्रेडिकार्डिया भी काज करता है, बाकी जो इसकी नॉर्मल डोज है उसमें टैकी की तरफ लेके जाता है पेशेंट को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है मेड्रियासिस बन रहा है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्री मेडिकेशन विद द फॉलोइंग काजेज टैकीकार्डिया एंड हाइपरथर्मिया इन चिल्ड्रन ड्यू टू एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है लाइक एज सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस की। चिल्ड्रंस के अंदर स्वेटिंग से ही हो रहा होता है, तो अगर हम एट्रोपिन देंगे तो उससे मज़ीद जो स्वेट प्रोसेस है स्वेटिंग का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, लाइक एस जो सिक्रीशंस हैं वो भी डिक्रीज़ होंगी, तो स्वेट प्रोसेस है ये सारा डिक्रीज़ होगा, तो इससे हाइपरथर्मिक कंडीशन हो सकती है बच्चे की। तो इसलिए एट्रोपिन को हम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है।
तो फ्लशिंग ऑफ फेस इज़ मोर कॉमनली इनकाउंटर्ड इन चिल्ड्रन फॉलोइंग ब्लड मेडिकेशन विद एट्रोपिन। तो सिंपल है कि एट्रोपिन जो है वो हाइपरथर्मिया काज करता है बच्चों के अंदर, इसलिए वी विल से इट में मैनिफेस्ट एज फ्लशिंग ऑफ फेस। नेक्स्ट है एट्रोपिन प्रीमेडिकेशन ऑफ एज प्री एनेस्थेटिक हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एक्सेप्ट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। हमने सबसे पहले देखा कि ये ब्रोंको डायलेशन काज करता है, तो यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं करता, ब्रोंको डायलेशन करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है डोज ऑफ एट्रोपिन पर केजी वेट बॉडी वेट इज़ 0.01 mg पर kg। सिंपल है। यूज ऑफ प्री ऑपरेटिव मॉर्फिन इज़ टू, हम किस लिए मॉर्फिन को यूज़ करते हैं? टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, डिक्रीज एनजाइटी, फॉर सीडेशन, फॉर मसल रिलैक्सेशन। तो इसका मॉर्फिन जो है ये क्या है? ओपियोइड है। तो जो ओपियोइड्स हैं हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? एनाल्जेसिया को प्रोड्यूस करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए। डोज ऑफ ग्लाइकोपाइरुलेट फॉर प्री मेडिकेशन ऑन पर kg बॉडी वेट इज़ 0.005 mg इज़ करेक्ट आंसर।